Hello everyone, welcome to the session. How are you all? I hope you all are doing fine. I welcome you all to everything about sociology. My name is Yashika Hargunani, your sociology educator for the NTA UGC NET category and other sociology competitive examinations. अगर आप भी NTA UGC NET जून 2026 सोशोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक वेरी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है बूस्टर प्रो सीरीज फॉर सोशोलॉजी। इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, दैट इज जेआरएफ फोकस्ड प्रिपरेशन विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दैट मीन्स हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी इन 20 मिनट्स। टुडे इज पार्ट 1। नाउ इस सीरीज में हम सबसे पहले तो आपसे एक डिस्कशन करना चाहूंगी, दैट इज सोशोलॉजी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या मैं रादर कहूंगी हर सोशोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि हम सोशोलॉजिकल थिंकर्स को बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी हो जाता है इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, राइट। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हु गेव विच कॉन्सेप्ट, विच थिंकर बिलोंग्स टू विच पर्सपेक्टिव, विच थियोरी इज एसोसिएटेड विथ whom। और ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टूडेंट्स को यहीं पे प्रॉब्लम होती है टू स्कोर मार्क्स बिकॉज दे फॉरगेट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ थिंकर्स और द बुक्स गिवन बाय थिंकर्स। In this series, we are going to cover 26 sociological thinkers. Today's class, we are going to focus more on sociological perspectives. What are these perspectives? What are the different types of perspectives given by different sociological thinkers? Now, many of you might also have a question, क्या हम यहाँ पे पूरा syllabus cover करेंगे? Not really. यहाँ पे हम पूरा syllabus cover नहीं करने वाले हैं. We are only going to cover some prime concepts. Now, when we talk about sociological perspective or 26 thinkers, we all know कि unit 1 में हमारे 26 thinkers हैं UGC नेट के, right guys? And students को ये बहुत पता है कि अ, ये एक बहुत कॉमन चीज है, हमें देखने मिलती है दैट 26 थिंकर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। बट स्टिल इसके अलावा भी हमें बहुत सारे थिंकर्स पढ़ने पड़ते हैं, राइट गाइस। इन यूनिट 2 ऑल्सो वी हैव थिंकर्स। यूनिट 2 से लेके यूनिट 10 तक भी हमें बहुत सारे थिंकर्स पढ़ने पड़ते हैं, राइट। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हर थिंकर को अलग अलग याद करने की कोशिश करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स याद करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है दैट बाय द एंड दे गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंकर्स टू कवर। So remembering each thinker individually becomes very very difficult, and hence it becomes important कि आप एक स्मार्ट अप्रोच यूज करें। अब इसलिए ये स्मार्ट अप्रोच क्या है स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग थिंकर्स इंडिविजुअली, मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट यू स्टार्ट विद द बैकग्राउंड ऑफ ईच थिंकर, कि हर थिंकर का सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उनका टाइमलाइन क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो हर थिंकर सोसाइटी को एक पर्टिकुलर नजरिए से देखता है, और उस नजरिए को समझने से हमें कॉन्सेप्ट समझना इजी हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इमाइल डर्कहाइम की बात करूं, डर्कहाइम ने सोसाइटी को एक सिस्टम की तरह देखने की कोशिश की थी। he wanted to understand the solidarity in society, right। इसलिए उनका पर्सपेक्टिव जो है वो फंक्शनलिज्म है, मतलब सोसाइटी तब स्टेबल रहती है जब इंस्टीट्यूशंस अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड हेंस दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स स्टूडेंट्स, उनका फोकस इनइक्वालिटी पे था, स्ट्रगल पे था। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में क्लासेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, especially between two types of classes, bourgeois and proletariat. This is how you can actually understand through story format। आपको thinkers याद करना easy हो जाता है, and that's what I'm going to do in this series। सो ये बूस्टर सीरीज आपको हेल्प करेगा सारे 26 थिंकर्स को समझने में थ्रू देयर पर्सपेक्टिव्स, राइट गाइस। सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप यू ऑल आर रेडी विद अ पेन एंड पेपर। व्हाट आर दीज पर्सपेक्टिव्स, ये पर्सपेक्टिव्स होते क्या हैं? ठीक है गाइस, वेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं तो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है सोसाइटी को देखने का तरीका। इन अदर वर्ड्स, द वे वी इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड सोसाइटी, द वे वी व्यू आवर सोसाइटी। अब ध्यान से समझिए, सोसाइटी एक ही है, राइट। हमारी जो सोसाइटी है, इट इज ओनली वन, but there are so many people, so much of population in our society. The way we look at society is different. Yes guys, सबका देखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, इसी वजह से उनके एक्सप्लेनेशंस भी डिफरेंट होते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ वेडिंग। मान लो आपकी शादी है,
आपने एक कैमरामैन को बुक किया, ऑब्वियसली आप चाहोगे कि अलग अलग एंगल से वो फोटो खींचे। यस। अब हर एंगल में एक अलग ही पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा, नजरिया देखने मिलेगा। कुछ फोटोज में देखने मिलेगा कि कितना ज्यादा लोगों के बीच में प्यार है, फैमिली इंटरैक्शंस हैं। कुछ फोटोज में ये देखने मिलेगा कि अच्छा ठीक है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इस पर्टिकुलर कास्ट या इस पर्टिकुलर स्टेटस में कैसा होता है। कुछ फोटोज में ये देखने मिलेगा कि ये मिडिल क्लास फैमिली का फंक्शन है या एलीट फैमिली का फंक्शन है फ्रॉम द रिसोर्सेज यूज्ड। यस, सो हर एक सीन में एंगल अलग अलग होगा, राइट। सीन एक ही है, शादी एक ही है, बट हर एक फोटोज में उसका एंगल अलग अलग है। एग्जैक्टली वही सोशोलॉजी के डिसिप्लिन में भी होता है। डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट सोसाइटी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। Some sociologists focus more on stability of the society, order of the society. Some focus on conflict and inequality. Some focus on daily interactions between people. So perspective simply means the aspect जहाँ पे sociologist कहीं ना कहीं फोकस करता है, उनका फोकस प्राइम फोकस या आइडियोलॉजी ही वो होता है। सो हर पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं अलग अलग एस्पेक्ट बताता है सोसाइटी का। यस। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम कहते हैं हर पर्सपेक्टिव हाईलाइट करता है अलग एस्पेक्ट सोशल लाइफ का। मतलब हर पर्सपेक्टिव सोसाइटी का एक पर्टिकुलर डायमेंशन या एंगल दिखाता है। यस गाइस, और इसी वजह से हम भी इस पर्टिकुलर बूस्टर सीरीज में एक एक थिंकर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दी सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट। ये क्यों जरूरी हो जाता है, हमें पर्सपेक्टिव्स की जरूरत क्यों पड़ती है। सोसाइटी जो होती है ना हमारी, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सोसाइटी एक सिंपल चीज नहीं है, बहुत ज्यादा मल्टी लेयर्ड है। यस गाइस, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चर है। यस गाइस, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, फैमिली, रिलीजन, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। इसलिए कोई एक थियोरी पूरी तरह से सोसाइटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। कैन वन थियोरी कवर ऑल एस्पेक्ट्स? नो। दैट इज वाई पर्सपेक्टिव्स आर इम्पोर्टेंट। इसलिए अगर इसको आपको समझना है, अगर आप सिर्फ ऑर्डर और स्टेबिलिटी को स्टडी करोगे तो आपको लगेगा सोसाइटी बहुत स्मूथली चल रही है। ठीक है, अगर आप कोई हो जिसमें सिर्फ पॉजिटिव्स ही देख रहे हो सोसाइटी में, तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव को अवॉइड कर रहे हो। आप एक ही एस्पेक्ट और एक ही डायमेंशन से सोसाइटी को देखने की कोशिश कर रहे हो। सो ईच पर्सपेक्टिव हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड different dimensions of society like social order, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, एवरीडे इंटरैक्शंस। इसी वजह से सोशोलॉजिस्ट ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स डेवलप किए थे। सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। एंड इफ आई गिव यू अ रिव्यू ऑफ दीज पर्सपेक्टिव्स हियर, व्हाट आर दीज पर्सपेक्टिव्स? ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, अब हम थोड़ा क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं पर्सपेक्टिव्स एक्चुअली होते क्या हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो पर्सपेक्टिव्स का मतलब होता है आप किसी चीज को कैसे देखते हो, या और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो द लेंस विथ थ्रू विच वी अंडरस्टैंड सोसाइटी। ठीक है, हमारे चश्मे में भी तो लेंस होता है। यस, सबका जो नंबर होगा चश्मे का वो अलग अलग होगा, तो डायमेंशन भी अलग अलग होगा। सो सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन में हम तीन मेजर पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। व्हाट आर दीज थ्री मेजर पर्सपेक्टिव्स वी विल लुक एट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज सोशियोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड different aspects of society through these perspectives. Okay guys, सबसे पहला पर्सपेक्टिव है हमारा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। नंबर टू, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। नंबर थ्री, symbolic interactionist perspective. These are the three major perspectives in sociology which tries to help us analyze social structures and social behavior in society. Yes, very important. Now अगर हम बात करें पहले पर्सपेक्टिव की इन सोशोलॉजी, दैट इज द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिज्म का बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक सिस्टम की तरह होती है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट मतलब सोसाइटी के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि फैमिली हो गया, एजुकेशन, रिलीजन, ऑल ऑफ दिस। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म शब्द में ही हमारे आ रहा है फंक्शंस। सो सोसाइटी के फंक्शंस क्या होते हैं?
ठीक है, इस पे फोकस करना। मतलब सोसाइटी के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक साथ मिलके क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये सब इंस्टीट्यूशंस एक सिस्टम के पार्ट की तरह काम करते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑर्गेनिक एनालॉजी का। Okay. Now, what is this organic analogy? This was given by Herbert Spencer, students. Please remember, Herbert Spencer हमारे पहले thinker हो जाते हैं जिन्होंने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव यूज किया था। यस, सो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ह्यूमन बॉडी को इमेजिन करो आप सब, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, स्टमक हो गया। यस स्टूडेंट्स, हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अगर हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा तो लंग्स भी प्रॉपर्ली फंक्शन करेंगे, ब्रेन भी प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा, तभी तो बॉडी स्टेबल और हेल्दी रहेगी। बट अगर हार्ट जो है वो फेल हो गया, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक आ गया, तो क्या बाकी ऑर्गन्स बराबर से फंक्शन कर पाएंगे? नॉट रियली। इसी तरीके से हम देखते हैं सोसाइटी में भी एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। सोसाइटी भी एक कहीं ना कहीं सिस्टम फॉलो करती है। सोसाइटी के अंदर भी इंस्टीट्यूशंस अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन का फंक्शन क्या है? नॉलेज ट्रांसमिट करना, स्किल्स डेवलप करना इंडिविजुअल्स में, राइट। फैमिली का फंक्शन क्या है? चिल्ड्रन या जो बच्चे होते हैं उनको सोशलाइज करना, उनके बेसिक वैल्यूज उनको सिखाना, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। रिलीजन का बेसिक फंक्शन क्या है? सोशल कोहेजन क्रिएट करना, यानी लोगों को साथ में जोड़े रखना। हर इंस्टीट्यूशन का कोई बेसिक फंक्शन होता है। यस, एंड इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर्स की अगर मैं बात करूं तो इमाइल डर्कहाइम इज वन ऑफ द थिंकर्स who becomes very important or most important in functionalism. डर्कहाइम ने स्पेशली एम्फेसाइज किया था कि सोशल ऑर्डर और सोशल सॉलिडारिटी जो है वो हमें मेंटेन करनी है इन ऑर्डर टू सी कि सोसाइटी कैसे साथ में फंक्शन करती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव नाउ। अब हम सेकेंड मेजर पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिज्म जो हमने अभी पढ़ा, फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव, वो पूरी तरह से इसका ऑपोजिट है स्टूडेंट। इट इज द ऑपोजिट of functionalism. ओके, फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग सोसाइटी स्टेबल सिस्टम है जहां पे इंस्टीट्यूशंस हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश करती है। while on the other hand कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट व्यू पॉइंट देता है। इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक स्ट्रगल का प्लेस है जहां पे इनइक्वालिटी और कंपटीशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इट इज अ साइट ऑफ स्ट्रगल, इट इज ऑल अबाउट इनइक्वालिटी। What will be the basic idea of this? Conflict theory कहता है कि सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं। ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं पावर, वेल्थ और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करते हैं स्टूडेंट्स। और क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड इन नेचर। यस, इसलिए कहीं ना कहीं हमें देखने मिलता है ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है। यहाँ पे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का ये जो कॉन्सेप्ट है क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, सबसे फेमस एग्जाम्पल दिया था कार्ल मार्क्स ने। अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड दैट जो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है इसमें दो मेजर क्लासेस होती है, बोर्जवास एंड प्रोलेटरेट। ओके गाइस, बोर्जवास जो होती है वो मींस ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं। दे दीज आर द पीपल हु ओन द प्रोडक्शन, ओके, मींस ऑफ प्रोडक्शन। सो दीज आर द ओनर्स ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। एंड प्रोलिटरेट स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्किंग क्लास के होते हैं जो कि लेबर प्रोवाइड करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि बोर्जवास जो है वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए दोनों क्लासेस के बीच में कहीं ना कहीं हमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलता है। यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इवेंचुअली सोशल चेंज भी लाता है। यस, यहाँ पे जो थिंकर्स हैं कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्रामशी, रैल्फ डैरेंडोर्फ, ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के थिंकर्स हैं जिन्होंने पावर रिलेशंस और डोमिनेशन के ऊपर फोकस किया था अपनी थियोरीज में। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि सोसाइटी को यहाँ पे जो नजरिए से देखा जा रहा है इट्स बेस्ड ऑन पावर रिलेशंस एंड डोमिनेशन।
Okay, now the third perspective here is symbolic interactionist perspective, guys. Now let's move ahead. यहाँ पे हमारा जो तीसरा मेजर पर्सपेक्टिव है काफी अलग है. ठीक है, ये इसका फोकस बहुत ज्यादा डिफरेंट है. ये पर्सपेक्टिव फोकस करता है एवरीडे इंटरैक्शंस पर स्टूडेंट्स. इंडिविजुअल्स के बीच में इंटरैक्शन क्या हो रहा है, मतलब सोसाइटी को समझने के लिए ये देखता है कि लोग डेली लाइफ में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं. इसका मेन फोकस है यहाँ पे कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म कहीं ना कहीं तीन मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है. एंड दैट इज द मीनिंग, सिंबल एंड कम्युनिकेशन. हाउ, आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर ऑफ अ ट्रैफिक लाइट सिग्नल. ओके, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल का. ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पर हमें लाइट्स देखने मिलती है, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, राइट. ठीक है, जब हम ये रेड लाइट देखते हैं, रेड लाइट का कलर खुद में कोई नेचुरल मीनिंग नहीं रखता है. ठीक है, रेड कलर कोई मीनिंग नहीं रखता है, मीनिंग हम अटैच करते हैं उसके साथ. सोसाइटी ने डिसाइड किया कि ट्रैफिक लाइट्स में रेड लाइट का मतलब होगा टू स्टॉप. ओके, इसलिए जब हम रेड लाइट देखते हैं हम ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं. यस, द मोमेंट वी लुक एट दिस रेड लाइट वी ऑटोमेटिकली स्टॉप. मतलब सिंबल को मीनिंग सोसाइटी देती है, राइट. कोई भी जो सिंबल्स हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट हमारा एक सिंबल है, इसको मीनिंग किसने दिया, सोसाइटी ने. और लोग उस मीनिंग के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं. यस गाइस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं लाइक जॉर्ज हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट ब्लूमर, अर्विंग गॉफमैन. अगर हम मैक्स वेबर की भी बात करें, उन्होंने भी इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी यूज किया जो कि थोड़ा अलग होता है इससे, बट स्टूडेंट्स हमेशा इससे कंफ्यूज करते हैं. ही ऑल्सो फोकस्ड मोर ऑन इंटरैक्शंस एंड माइक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. हर्बर्ट मीड फोकसेस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. सेल्फ मतलब माइक्रो हो गया, माइक्रो मतलब सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट. तो सोसाइटी में यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है डेली इंटरैक्शंस पे फोकस करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स. अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेवल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस. सोशियोलॉजिस्ट जब भी सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो वो डिफरेंट लेवल्स पर एनालिसिस करते हैं. जनरली सोशियोलॉजी में दो मेजर लेवल्स होते हैं, माइक्रो लेवल एनालिसिस एंड मैक्रो लेवल एनालिसिस. माइक्रो लेवल एनालिसिस का मतलब होता है स्मॉल लेवल. इस लेवल पर सोशियोलॉजिस्ट फोकस करते हैं स्मॉल सोशल पैटर्न्स पर, डेली इंटरैक्शंस, फेस टू फेस इंटरैक्शंस पर. सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन अ क्लासरूम कैन बी अ गुड एग्जांपल ऑफ माइक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस. अगर कोई सोशियोलॉजिस्ट क्लासरूम इंटरैक्शन पे फोकस कर रहा है तो ऑब्वियसली वो माइक्रो लेवल एनालिसिस हो गया. मतलब यहाँ पे फोकस होता है इंडिविजुअल के इंटरैक्शन पर. यस, macro level analysis on the other hand is based on large level or big picture. That means large social structures, institutions, whole society. यहाँ पे फोकस होता है सिस्टम और स्ट्रक्चर पे. टेक द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स लाइक एजुकेशन सिस्टम, कैपिटलिज्म, सोशल इनइक्वालिटी. सो यहाँ पे कैन यू टेल मी अभी कौन सा पर्सपेक्टिव कौन से एनालिसिस में आएगा. व्हेन आई टॉक अबाउट फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म हमारा मैक्रो पर्सपेक्टिव में आएगा. द रीजन इज ऑब्वियसली वेरी क्लियर, क्योंकि फंक्शनलिज्म स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर पे फोकस करता है. व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, अगेन कॉन्फ्लिक्ट हमारा मैक्रो लेवल में आएगा बिकॉज इट इज फोकसिंग ऑन द ओवरऑल इनइक्वालिटी. बट सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म हमारा माइक्रो पर्सपेक्टिव में आएगा. द रीजन इज ऑब्वियसली द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फेस टू फेस interactions. So these are the things you need to remember when it comes to types of analysis. I have mentioned some more slides here on micro level analysis. Look at this. Micro level analysis small scale या face to face interaction पे based होता है. स्मॉल स्केल ऑब्जर्वेशन जो सोशोलॉजिस्ट करना पसंद करते हैं वो माइक्रो लेवल एनालिसिस करते हैं. यहाँ पे जो इंटरैक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिक सेटिंग्स में होते हैं. फॉर एग्जांपल कैफे, फैमिली, फ्रेंडशिप ग्रुप्स, क्लासरूम, वर्क प्लेस इंटरैक्शंस. मीनिंग्स और सिंबल्स अटैच्ड होते हैं इन इंटरैक्शंस पे जिन पे फोकस होता है. यस, गुड एग्जांपल फॉर योर दिस वुड बी जॉर्ज हर्बर्ट मीड और अर्विंग गॉफमैन. मैक्रो लेवल एनालिसिस फोकस करता है लार्ज स्केल एनालिसिस पर या लार्ज स्केल अंडरस्टैंडिंग पर. ठीक है, लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर्स या इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है इस पे फोकस करता है. सोसाइटी को एज अ होल ट्रीट करने की कोशिश करता है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स. दैट मींस पूरे सोसाइटी को समझने की कोशिश करता है एज अ बिग पिक्चर. ओके,
not focus on individual. Emile Durkheim will be a good example here. So it looks at different social institutions, policies, economy, and media, and tries to understand the function of each system, right? फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी एक ही है, इंस्टीट्यूशंस अलग अलग हैं, हर इंस्टीट्यूशन का कोई ना कोई रोल है. अगर एक इंस्टीट्यूशन फेल होगा, ऑब्वियसली दूसरे इंस्टीट्यूशंस पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा. यहाँ पे थिंकर्स एसोसिएटेड है इमाइल डर्कहाइम, बीइंग फ्रॉम मैक्रो पर्सपेक्टिव, टैलकेट पार्सन्स मैक्रो पर्सपेक्टिव, मैक्स वेबर हमारे मैक्रो और माइक्रो दोनों में आते हैं. यस, look here. Every perspective I have made a table and given here. Symbolic interactionism का जो perspective है, micro level of analysis होता है. यहाँ पे focus symbols पे होता है, जैसे मैंने traffic light का example दिया. Face to face interactions पे होता है, hence it is micro in nature. फंक्शनलिज्म स्टूडेंट्स मैक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस होता है, बिकॉज यहाँ पे सोसाइटी के जितने पार्ट्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप पे फोकस किया जा रहा है, कैसे सोसाइटी फंक्शनल है उस पे फोकस किया जा रहा है. कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव अगेन इज मैक्रो इन नेचर, हेंस इट फोकसेस मोर ऑन द रिसोर्सेज ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट, इसलिए ये मैक्रो हो जाता है. यस, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 26 थिंकर्स एंड देयर पर्सपेक्टिव्स, you have to remember हर एक thinker का perspective important हो जाता है. When I talk about Emile Durkheim, he comes from functionalism. Max Weber, interpretative sociology, he focused more on the social action, behavior of individuals. Verstehen, Karl Marx, conflict perspective. Bronislaw Malinowski, being a anthropologist, functionalism. A.R. Radcliffe Brown, structural functionalism. Don't get confused between structural functionalism and functionalism, it's one and the same. Robert Merton, structural functionalism. Talcott Parsons, structural functionalism. Now यहाँ पे एक mistake हुई है. Claude Levi-Strauss is not from structural functionalism but from structuralism. That means उनका focus structures पे था. Okay. Herbert Mead, again being a micro thinker students, उनका focus था interaction space, self पे focus था. That means obviously he was someone who was prominently known, very much interested in social psychology also. Carl Menheim, sociology of knowledge. Clifford Geertz, students, again an interpretative thinker. Yes, he has worked on different cultures. Harold Garfinkel, he is a founder of ethnomethodology. Alfred Skewes, father of phenomenology, but founder हमारे हसर्ल होंगे जिन्होंने coin किया है phenomenology को. Irving Goffman, students, dramaturgy पे focus किया था, stage पे focus किया था. Edward Said, founder of post-colonialism. Pierre Bourdieu, post-structuralist. Pierre Bourdieu को और भी नाम से हम जानते हैं. He is a thinker who has focused on symbolic violence. And now when I talk about different contemporary thinkers, Michel Foucault being one of them, जिन्होंने power, discourse, analysis इन चीजों पे focus किया था. Jürgen Habermas, again someone who focuses on different critical social theories, communicative action. Anthony Giddens, जिन्होंने अपने आप को late modernist बुलाया था. He is not someone who says that I come from postmodernism. Manuel Castells focused on information communication and technology, a postmodern thinker. Please remember, very important, Indian thinkers में हम 6 thinkers पढ़ते हैं. राधा कमल मुखर्जी जिन्होंने इकोलॉजिकल स्टडीज पे फोकस किया था. एम श्रीनिवास ने थियोरी दी थी हमें संस्कृताइजेशन की, अगेन अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव. Ambedkar, very important, graded inequality, he comes from subaltern school. Okay. Iravati Karve, being one of the first female sociologists in India, focuses on Indology. Apart from that, G.S. Ghurye also focuses on Indology, father of Indian sociology. Okay. Mahatma Gandhi, again someone who focuses on Swaraj. He also called himself as a philosophical anarchist. कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इसमें से आप कौन से थिंकर्स चाहते हो दैट मैं आपको डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ाऊं. If you want the notes of this class, make sure you join me on my Telegram channel, Everything About Sociology, for all the notes, all the free class updates, and more details. Make sure you download the application Everything About Sociology for all free classes. Thank you very much, students. I will see you all in the next booster class very soon. Bye bye. Take care.